हेलो बच्चों, मैं आपका डीडी सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। जैसा कि आप सभी को पता है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने वायु सावर्ट के नियम को डिस्कस किया। उस वायु सावर्ट के नियम की सतह से हमने किसी परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर ली। इसके बाद उसी वायु सावर्ट के नियम पर आधारित आज का एक अनुप्रयोग और है जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। बहुत बड़ा टॉपिक है, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमसे कहते हैं कि सर इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दिशाएं समझ में नहीं आती कि सर दिशाएं कैसे याद करने हैं, किस प्रकार से आता है। तो आपके लिए आशा करेंगे कि आपको इस टॉपिक को बहुत आसानी समझाएं, आसान लैंग्वेज में समझाएं। आपको सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी, आप बस पूरा दिमाग बोर्ड पर देना है। तो शुरू करते हैं। बेटा चैप्टर का नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हेडिंग में लगा हुआ है, हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो बेटा अपन एक काम करते हैं, बेटा मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक वृत्ताकार कुंडली है इस प्रकार से, और बेटा अपन मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, आर मान लेते हैं, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार कुंडली में धारा है जो आई वो इस प्रकार से, यानी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या लिखा बेटा कि माना कितनी त्रिज्या बेटा इसकी, आर, आर त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में कितनी धारा मानी अपन ने, कुंडली में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। हमने एक लाइन का ये पहले से डेटा हम लेके चलेंगे कि हमने क्या माना बेटा, हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या आर है और जिसमें कैपिटल आई धारा आपको दिख रही है बेटा वामवर्त दिशा में प्रवाहित होती है। कैपिटल आई धारा आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो कि वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। कैसा बेटा, वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। ये हमने मान लिया पहले से ही, जैसा कि हेडिंग में दे रखा था वैसे उस हेडिंग के डेटा के अकॉर्डिंग हमने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली और उस कुंडली में आई धारा प्रवाहित करा दी बेटा, कैसी, वामवर्त दिशा में। हेडिंग कहती है कि आपको इस कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है कि इस कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आने वाला है। और वास्तव में बेटा ये अगर इसका केंद्र है तो अक्ष कौन सा बनेगा, इस केंद्र से जाने वाली रेखा जो ऐसे जा रही है सीधी ऐसे, क्या बेटा यही हमारी अक्ष कहलाएगी क्या, यानी हमें इस अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र का कहीं मान ज्ञात करना है कि वो कहाँ होने वाला है। इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, इस कुंडली को पकड़ के कुछ थोड़ा सा अक्ष बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको पकड़ के कुछ ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो देखो मैं इसके डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ बेटा। मान लो ये मेरे पास ये कुंडली है कुछ इस प्रकार से, जो फोल्डेड, मतलब मैंने थोड़ा सा बेंड करके इसको हल्का सा घुमा के रखा हुआ है। और इससे बेटा धारा कैसे बह रही है, हमारी वामवर्त दिशा में बह रही है, यहाँ बिल्कुल फेस में दिख रही है। मैंने क्या किया बेटा, इसको उठा के ऐसे लगा दिया, मैंने इसको पकड़ा और इसको ऐसे लगा के ऐसे घुमा दिया, यानी अभी जो कुंडली जो मेरी दिखेगी बेटा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, एक्चुअली में डायग्राम है थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, यानी जो कुंडली आपको यहाँ दिख रही है बिल्कुल फ्लैट बेटा, एक्चुअली में अब वो यहाँ पर कैसी है, कुछ इस प्रकार से रखी हुई है ऐसे, ठीक है। और हम जानते बेटा अगर ये इसका केंद्र है तो बेटा ये हमारी त्रिज्या बन जाएगी, और इससे यानी ये हमारा बनेगा अक्ष, और अक्ष पर कहीं जाके एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर मुझे क्या करना, थोड़ा पास मान लेते हैं, एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और बेटा मान लेते हैं कि इस बिंदु P की जो केंद्र से दूरी है बेटा वो कितनी मान लेते हैं, समथिंग कुछ x मान लेते हैं कि हमें कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है और जिसमें कैपिटल I धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, और हमें क्या करना है, इस कुंडली के कारण केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये सारी लाइन लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखोगे, कुंडली के केंद्र से
स्मॉल एक्स, आप चाहो तो लिख सकते हो कुंडली के केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है कि इस कुंडली ने बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात ऐसी आती है कि सर अपन गणना कैसे करें इसकी वजह से, कितना चुंबकीय क्षेत्र आया और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि वायु सावर्त ने हमसे कहा था कि किसी अल्पांश के कारण, याद करो वायु सावर्त का कथन, उसने बोला था किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv होता है μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। आपको याद होगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं बेटा उनको अगर उन्हें ये नियम सीखना तो ये इस टॉपिक के बारे में लेक्चर हमारे पास पहले से पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। यानी वायु सावर्त ने हमें बोला था कि किसी अल्पांश के कारण जो r दूरी पर है, यानी उस अल्पांश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु P रखा हुआ है तो उस बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आता है μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। ये I जो थी वो अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा थी, ये dl था बेटा वो अल्पांश की लंबाई थी, और थीटा क्या था, r एवं dl के मध्य बनने वाला कोण था, और ये r वो दूरी थी, कुछ बिंदु P की दूरी थी हमारे अल्पांश से जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दैट मीन्स जो वायु सावर्त का नियम, जैसा मैंने पहले बोला है, वायु सावर्त का नियम सिर्फ अल्पांश के लिए ही लागू किया जाता है। ठीक है। अब सोचो कि अगर ये मेरा एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है तो वास्तव में क्या रहा होगा, एक सीधा एक ऐसा मानो, आप लोग थोड़ा सोचो इसको, कि एक मेरे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट तार है, वायर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तार के दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे एक वृत्ताकार कुंडली में घुमा दिया, तो क्या बेटा एक तार कुछ इस तरह से एक वृत्त की फॉर्म में रखा हुआ है क्या। वास्तव में देखा जाए तो अगर मैं उसको सीधा करूं तो बेटा स्ट्रेट वायर बनने वाला है क्या, स्ट्रेट तार बनने वाला है क्या, सीधा तार। और अगर वो तार है तो बेटा उसके पास कितने सारे अल्पांश होते हैं, अपन अगर उस तार को अल्पांशों में तोड़ें तो कितने सारे अल्पांश बन सकते हैं, बहुत सारे। तो देखा जाए नाम इसका वृत्ताकार कुंडली है, लेकिन है वास्तव में तार है जिसको हमने क्या कर रखा है, कुंडली के रूप में मोड़ रखा है। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारी वृत्ताकार कुंडली है, कैसे लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास कुंडली है उसको अल्पांशों में डिवाइड कर लो। क्योंकि अगर इसको वायु सावर्त के नियम की सहायता सॉल्व करना है तो बेटा वायु सावर्त का नियम तभी लगेगा जब हमारे पास कोई एलिमेंट रहा होगा, अल्पांश रहा होगा। तो हमने क्या किया, मान ज्ञात करने के लिए कुंडली को ठीक है समान लंबाई, कैसे बेटा, समान लंबाई, और मान लो बेटा वो लंबाई कितनी है, dl के अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। क्या कर लिया बेटा अपन ने, विभाजित कर लेते हैं। यानी अगर आपको उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो आपके पास जो कुंडली है उस कुंडली को समान लंबाई के अल्पांशों में, कितनी लंबाई मान ली बेटा, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl मान ली, और समान लंबाई के अल्पांशों में हमने क्या कर लिया, उस पूरी कुंडली को डिवाइड कर लिया, विभाजित कर लिया। पक्का। दैट मीन्स अब इसके पास बहुत सारे अल्पांश हैं। ये कुंडली एक्चुअलिटी में इस समान लंबाई के अल्पांशों से मिलकर ही बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद बेटा हमने क्या किया, हमने काम किया, हमने समान लंबाई के अल्पांशों में विभाजित कर लिया। और बेटा अगर अपन देखें तो चूंकि इसके पास बहुत सारे अल्पांश हैं तो बेटा मान लो एक अल्पांश यहाँ मौजूद है, ये वाला इस बिंदु है टॉप वाला, इसको बेटा अपन मान लेते हैं ए बी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी बेटा, ये नाम क्या है, ए बी है, जिसकी लंबाई हम बोल चुके हैं कि ये अल्पांश, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl मानी है, तो इस अल्पांश की लंबाई भी कितनी होगी हमारी, dl डी होगी। ठीक है, कितनी लंबाई है हमारी, dl लंबाई। और सोचो अगर ये dl लंबाई का अल्पांश है तो बताओ, अतः ए बी ऐसे लिख लो, अतः अल्पांश जो है आपका कौन सा बेटा, ए बी के कारण बिंदु P पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना आने वाला है। बेटा मैंने क्या कहा कि चूंकि इसके पास बहुत सारे अल्पांश थे और उन बहुत सारे अल्पांशों में से मैंने ये ए बी नाम का एक अल्पांश ले लिया, ठीक। और इस अल्पांश के कारण मुझे ये ज्ञात करना है कि इस अल्पांश ने बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। इस वाले अल्पांश ने यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। और उसके लिए बेटा अगर मुझे इस बिंदु के कारण, सॉरी इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है। क्योंकि हमने अभी बोला था कि अगर बायो सावर्ट का नियम लगाना है तो बायो सावर्ट में हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है कि आपके अल्पांश की लंबाई कितनी है, वो हमने पहले मान ली। अल्पांश में धारा कितनी बह रही है बेटा, वो हमने पहले मान ली, आई धारा बह रही है, सही है। कोण कितना है, कोण चेक कर लेंगे। और अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है वो भी देख सकते हैं अपन। बेटा गौर से देखो, क्या ये जो बिंदु है अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं तो क्या ये वाली जो दूरी बनने वाली है, क्या यही दूरी मेरे अल्पांश से बिंदु P की बनने वाली है क्या, अरे है या ना। और अपन जानते बेटा अगर इस दूरी का मान याद करोगे तो देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है क्या। तो चेक करो, ये मेरी R है, ये मेरी X है, तो बताओ ये हमारा एक बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर लंब बनेगा, तो एक कौन बनेगा, क्या कर्ण बन जाएगा क्या। और कर्ण बनेगा तो बेटा इसकी जो दूरी आएगी कितनी आएगी, अंडर रूट में r² प्लस के x² आ जाएगी, जिसको अपन ने क्या बोला है। आप चाहो तो सिंपल वे में बेटा अपन इसको बोल सकते हैं, मान लो ये हमारी कितनी है, R है, कितनी बेटा R है, और इस R का मान कितना है बेटा, अंडर रूट में r² प्लस के x² है, ठीक है पक्का। यानी मेरे पास अल्पांश आ गया, उस अल्पांश की लंबाई आ गई, उस अल्पांश में बहने वाली धारा आ गई बेटा, उस अल्पांश की बिंदु P से दूरी आ गई। अब कौन की बात और कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ बेटा हमने क्या लिखा, अतः अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किससे, बायो सावर्ट के नियम से कितना आता है, dB बराबर बताओ बेटा μ0/4 पाई, सही है। I का मतलब अल्पांश में बहने वाली धारा कितनी हो गई, यहाँ भी I बह रही है। dl का मतलब अल्पांश की लंबाई हमने कितनी मानी, यहाँ भी हमने dl मानी है, तो बेटा ये भी कितना हो गया, dl हो गया, ठीक है। साइन थीटा बेटा भी मैं इसको साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा हो गया, ठीक है। बटे में दूरी कितनी है बेटा, हमने r मानी है, तो ये हो गया हमारे r², पक्का। तो dv बराबर कितना हो गया, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे r², और एक अल्पांश से बेटा इसलिए मैंने इसको d1 बोल दिया, कितना बोल दिया, d1 बोल दिया, db1 सॉरी, ठीक है। अब बात आती है सर कि एक्चुअलिटी में हमें धारा पता चल गई, हमें अल्पांश की लंबाई पता चल गई, अब हमारे पास ये कोण का क्या माजरा है, कोण कितना बनेगा। तो बेटा उसके लिए इन चीज़ों को सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक प्यारा सा सेटअप बनाया था, और उस सेटअप में थोड़ा समझने की कोशिश करो। वास्तव में अगर बेटा इस डायग्राम को देखोगे तो देखो ये मेरी एक वृत्ताकार कुंडली है जो फ्रंट से ऐसे दिख रही है। मैंने क्या कर दिया, इस वृत्ताकार कुंडली को बेटा अभी आपके डायग्राम के हिसाब से मैंने वृत्ताकार कुंडली को कुछ ऐसे सेट कर रखा है, ठीक है। देखिए बेटा अब जो मैं समझा रहा हूँ आप उन्हीं को समझना है, बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। कि बेटा अभी ये वृत्ताकार कुंडली है मेरे पास कुछ इस प्रकार से, देखिए जिससे बेटा कितनी धारा बह रही है हमारी, कितनी धारा बह रही है हमारी, इसको I धारा बह रही है, ठीक है। और ये बेटा ये वो x दूरी है जो आपके डायग्राम में दिख रही है, ये वाली ये x बेटा, ये वाली वो x दूरी हो गई। यहाँ पर ये जो बेटा ब्लैक दिख रहा है ये हमारा बिंदु P हो गया, ठीक है। और ये जो दूरी है बेटा यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट, ये ऊपर वाला ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ पर एक एलिमेंट ले रखा है मैंने, ये एक अल्पांश ले रखा है जिसका नाम AB है। और इस अल्पांश की बेटा ये जो दूरी दिख रही है आपको, ये वाली ये कौन सी बेटा, इसको मैंने R मान रखा है। अब गौर से देखो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये अल्पांश हो गया, देखिए बेटा अल्पांश, और ये कौन हो गया, चूंकि धारा आपकी कुंडली में बावट बह रही है इसलिए चेक करो बेटा अल्पांश की दिशा हमने पढ़ रखा था बायो सावर्ट में, अल्पांश की दिशा वही होती है जो अल्पांश में बहने वाली धारा की दिशा होती है। और कुंडली में बहने वाली धारा वामावर्त दिशा में है, किस दिशा में है, वामावर्त दिशा में। तो देखो बेटा ये एरो का चिन्ह सा दिख रहा है आपको, दैट मींस ये अल्पांश जो मैंने यहाँ काटा है उस अल्पांश की दिशा भी बिल्कुल ऐसे आएगी, स्पर्श रेखीय। और आप इन गौर से देखो बेटा, एक ये वाली एरो देखो और एक ये वाला देखो, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देख रहा है बेटा आपको यहाँ पर एंगल कितना फील हो रहा है ये, क्योंकि ये जो थीटा होता है ये वाला थीटा बेटा एक्चुअलिटी में वो R एवं DL के मध्य बनने वाला कोण है, जो आपको डायग्राम में देखिएगा कितना दिख रहा है बेटा, दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का,
कौन सा कोण है बेटा, ये तो मेरा आर हो गया, ये मेरा कौन हो गया बेटा डीएल हो गया, और आर और डीएल के मध्य बनने वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों, जिन बच्चों को नहीं पता दोबारा सुनो कि जो डीएल है बेटा उसकी दिशा प्रवाहित धारा की दिशा में होती है और कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में बह रही है। तो चेक करो बेटा, यहाँ अल्पांश की दिशा देखो, जो आपका एरो दिख रहा है आपको, इधर देखो ये एरो दिख रहा है क्या बेटा, यानी ये एरो जो आ रहा है वो किसको बता रहा है, डीएल की दिशा को बता रहा है, और ये मेरा आर वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना हो गया बेटा 90 डिग्री का। दैट मीन्स ये जो कोण बना है वो कितने कोण के कितने डिग्री का बेटा 90 डिग्री का। तो बेटा यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो बताओ dv1 कितना बन जाएगा मेरे को, ये बनेगा μ0/4 पाई आई डी एल, और बेटा ये कितना बन जाएगा sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है क्या, तो बेटा ये तो 1 हो गया बटे आर स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे ए बी अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया था उसका परिमाण, मैं मान की बात कर रहा हूं बेटा, दिशा की बात अभी मैंने बिल्कुल नहीं की है, कि ए बी के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आया था उसका मान है μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री था इसलिए sin 90 की वैल्यू होगी 1, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिशा, अब बात करते हैं दिशा की। बेटा हमें पता है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो दोबारा सुन लो बेटा, जब हमने बायो सावर्ट के नियम का सदस्य रूप लिखा था तो आपको पता था डीवी वेक्टर बेटा आया था μ0/4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, कुछ ऐसे आया था अगर आप बच्चों को पता हो तो। जब सदस्य रूप लिखा था तो μ0/4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू आता है, और बेटा चेक करो ये जो डी एल लिखा हुआ है तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरह लिखा हुआ है क्या, और हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो दिशा होती है वो ए एवं बी से बनने वाले तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेच नियम से दी जाती है। यानी आप अपनी उंगलियों को एक ही तरफ घुमाओ, आप अपनी उंगलियों को एक ही तरफ करो और घुमा के किधर लेके आओ, बी की तरफ लेके आओ, तो जो आपका अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वही कौन होती है बेटा हमारी ए क्रॉस बी की दिशा होती है। कुछ इस प्रकार से देखो, जिन बच्चों को नहीं आता वो इधर देख लो बेटा, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और बेटा ये मान लो मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, ये कौन है मेरा ए वेक्टर हो गया और ये कौन है बेटा मेरा बी वेक्टर हो गया। तो एक बात बताओ कि ये कहता है अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो क्या करना है कि सबसे पहले बेटा अपनी उंगलियां करनी है एक ही तरफ। अब एक ही तरफ उंगलियां करने के बहुत तरीके हैं, जैसे बेटा मान लो किसी बच्चे ने ऐसे कर दी, ठीक है, अब अगर ऐसे करोगे तो आपकी उंगलियां घूम के बी की तरफ आनी चाहिए, तो क्या बेटा उंगलियां घुमा सकते हो क्या ऐसे घुमा सकते हो क्या बेटा, अपनी उंगलियां तोड़नी नहीं है, आपको क्या करना है नॉर्मली जैसे उंगलियां घूमती है वैसे घुमानी है। और नॉर्मली बेटा उंगली क्या ऐसे घूमेगी क्या, और अगर आप नॉर्मली उंगली को ऐसे घुमाओगे तो क्या ये बी की तरफ जा रही है क्या, नहीं जा रही है, तो दैट मीन्स अपन अपनी उंगलियों को ऐसे नहीं रख सकते। अच्छा सर क्या अपनी उंगलियों को ऐसे रख सकते हैं क्या, अच्छा रख के देखो क्या आपकी उंगलियां घुमाने पर क्या बी की तरफ जा रही हैं क्या, सर बी तो ऊपर की तरफ है, उंगलियां तुम्हें अंदर की तरफ घूम रही हैं, ऐसे भी नहीं रख सकते अपन लोग, तो क्या सर अपन ऐसे रख सकते हैं क्या इस प्रकार से, और बेटा ऐसे रखेंगे चेक करो उंगली घुमाने पर क्या ये बी की तरफ घूम रही है क्या, बिल्कुल बी की तरफ घूम रही हैं। दैट मीन जो मेरा थंब है अंगूठा है जिधर जाएगा वही कौन होगी मेरी ए क्रॉस बी की दिशा होती है। ये तो ए क्रॉस बी की दिशा ज्ञात करना था। अब ए की जगह पर कौन दे रखा है डीएल वेक्टर, क्रॉस का मतलब क्रॉस दे रखा है और बी वेक्टर की जगह पर कौन दे रखा है आर वेक्टर। दैट मीन्स डीएल वेक्टर की तरफ उंगलियां करो और घुमा के इधर लेके आओ, आर वेक्टर की तरफ घुमा के लाओ, और जो दिशा निकल के आएगी वही कौन होगी बेटा मेरी इस dv1 की दिशा होगी। क्लियर है क्या, अब चेक करते हैं, देखो दिशा के बारे में बात कर लेते हैं कि बेटा ये दिशा किधर आने वाली है, ये तो मान आ गया, दिशा की बात करो। देखो अब यहाँ तो कुछ दिखने वाला है नहीं, इसलिए अब वापस मेरे सेटअप पे आ जाओ। ठीक बेटा, आप सारे बच्चे गौर से देखो कि बेटा अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे मान लो ये आपका डीएल वेक्टर हो गया, दिख रहा है आपको ये जो एरो दिख रहा है ऊपर, ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया डीएल वेक्टर, ठीक है, और ये कौन है मेरी ये आर वेक्टर हो गई। तो क्या कहता है नियम कि आपको डीएल की तरफ फिंगर करनी है, उंगली करनी है किधर डीएल की तरफ और घुमा के लेके आनी है किधर आर की तरफ। तो देखो ऐसे कर सकता हूँ क्या, लेकिन जब ऐसे किया तो बेटा उंगली नीचे जा रही है, तो लेकिन इधर तो मेरा आर वेक्टर है नहीं। ऐसे कर सकता हूँ क्या, ऐसे करूंगा तो फिंगर ऊपर घूम रही है, इधर भी आर वेक्टर नहीं है, पक्का ऐसे कर सकता हूँ क्या, चेक करो, ऐसे करोगे तो फिंगर ऐसे घूमेंगी बट सर इधर भी आर वेक्टर नहीं है, ऐसे कर सकता हूँ क्या,
खुद सोचो ऐसे बिल्कुल, यानी अब आप ऐसे करोगे तो बेटा देखो फिंगर उधर ही घूम रही हैं जिधर मेरा आर वेक्टर मौजूद है। यानी जो ये तल बनेगा ये वाला, थोड़ा फील करो, यानी ये तो हो गया मेरा ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरो देखिए सभी बच्चों को, ये डीएल वेक्टर हो गया। और जो ये वाली साइड है ये कौन होगी मेरी, ये हो गई मेरी आर वेक्टर। यानी इन दोनों से जो तल बनने वाला ये वाला ये तल बनेगा, ये इस तल के लंबवत कौन जाने वाला है, dv1 जाने वाला है। और अगर कुछ सोचो, अगर बेटा मुझे इसके लंबवत रेखा, ये लंबवत नहीं बेटा, देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण नहीं है, अगर मुझे इसके लंबवत यानी इस रेखा के लंबवत एक रेखा बनानी है तो समथिंग कुछ इस प्रकार से बनेगी। दिख रहा है बेटा, सेटअप देखो सारे बच्चे, बोर्ड पर देखो एक बार। अगर मैं इसको रख दूंगा तो बेटा देखो दिशा कुछ ऐसे जाने वाली है। यानी अगर मैं यहाँ पर, अगर इस बिंदु पर ये एक लंबवत लाइन, अगर इस बिंदु पर मैं एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो सोचो ये 90 डिग्री कोण नहीं है बेटा, दोबारा सुनो, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, जबकि जो मेरी dv1 की दिशा है वो इस लाइन के 90 डिग्री के कोण पर आएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो dl वेक्टर है और जो r वेक्टर है उन दोनों के बनने वाले तल के लंबवत जाने वाली है। और ये अगर गौर से देखोगे बेटा तो कुछ ऐसे रखा हुआ, देखो ये जो लाइन है सीधी सीधी, ये तो लंबवत वाली हो गई, ये मेरी आर वेक्टर हो गई, ये आगे के आगे आ रहा है वो कौन है बेटा, मेरा डीएल वेक्टर हो गया। तो चेक करो इसके लंबवत का मतलब बेटा कुछ ऐसे, इस रेखा के लंबवत गौर से देखो, क्या वो बेटा लंबवत कुछ ऐसे जाने वाला है क्या, इस रेखा के लंबवत जाएगा, ये लंबवत नहीं है, ये बेटा इस अक्ष के लंबवत, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है वो बेटा अक्ष के लंबवत है, इस रेखा के लंबवत नहीं है, इस रेखा के लंबवत कुछ ऐसे जाने वाला है। तो बेटा जाने, अगर ये ऐसे जाने वाला है तो देखो एक बार इस डायग्राम को कुछ सेट करो, कुछ ऐसे जाने वाला है क्या, दैट मीन जो dv1 बनेगा वो कुछ ऐसे बनने वाला, देखो ऐसे। मैं बेटा यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है बेटा, देखा आपको क्या इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितने का दिख रहा है, 90 का देखा या नहीं देखा, पक्का ओके। यानी ये आपका डीएल वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, जो दिशा आने वाली है इन दोनों से बनने वाले तल की लंबवत होगी, यानी डीएल वेक्टर की भी लंबवत होगी और आर की भी लंबवत होगी। तो देखो हमने क्या किया, आर की लंबवत एक रेखा खींच दी और वो क्या बताने वाली है, dv1 की दिशा को बताने वाली है, ठीक है पक्का ओके। अरे यार गर्मी कितनी लग रही है, ठीक है बेटा। अच्छा ओके, ये तो बेटा जो dv1 आया था वो तो अल्पांश ab की वजह से आया था। अब क्या करते हैं बेटा, इस ab के जस्ट विपरीत क्रम में, ab के जस्ट विपरीत क्रम में एक अल्पांश और मान लेते हैं, ये आपका a डैश था और मान लो ये b डैश है। हमने क्या किया, ab के जस्ट विपरीत क्रम में एक अल्पांश और कंसिडर किया जो समान लंबाई का है, क्योंकि हमने मान रखा है कि बेटा इस पूरी लूप को हमने समान लंबाई के अल्पांशों में तोड़ रखा है। हमने क्या किया, जस्ट इसके विपरीत कुछ इस प्रकार से कि अगर बेटा ये हमारा AB है तो इसके जस्ट विपरीत नीचे कौन होगा, ये अगर आपका AB है तो देखो जस्ट विपरीत एक अल्पांश और दिख रहा है आपको, ये कौन है बेटा, यहाँ पर ये हो गया हमारा A डैश और B डैश, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक अल्पांश और मान लिया, और अगर इस अल्पांश के कारण मुझे इस बिंदु P पर गणना करनी है तो बेटा बताओ वापस से हमें दोनों को ऐसे मिलाना पड़ेगा, वापस से हमें दोनों को एक सीधी रेखा से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वापस से r चाहिए क्या। और अगर देखा बेटा, अगर ये r है कैपिटल तो बेटा ये भी कौन है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी क्या बनेगी हमारी r बनेगी। और अगर ये r है ये x है तो बताओ वापस से दूरी जो ऊपर थी क्या वही आने वाली है, दैट मीन्स यहाँ भी दोनों यानी अल्पांश और बिंदु P के मध्य की दूरी कितनी आने वाली है, r आने वाली है, और इसलिए वो कितना आ गया बेटा, r आ गया। और बताओ अगर अपन इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दो, कैसे ज्ञात करोगे, तो दूसरा लिख लो बेटा, जो हमारा ये तो आ गया बेटा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ गया। इसी प्रकार बताओ दूसरा बेटा हमारा एक अल्पांश है, अल्पांश कौन सा, A डैश B डैश, जो कैसा है बेटा, जो कैसा है AB के जस्ट विपरीत है, ठीक विपरीत मौजूद है, AB के ठीक विपरीत मौजूद है। इसी प्रकार अल्पांश A डैश B डैश के कारण बिंदु
पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखते बेटा कितना आने वाला है। आपको लिखने की टेंशन नहीं है, आप सिर्फ समझने फोकस करो। आपको अगर नोट्स चाहिए किसी बच्चे को बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पैटर्न पर सब कुछ के सर बोर्ड में नंबर कैसे हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको बोर्ड्स मिल जाते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको नोट्सों के लिए। आपको सारा ध्यान समझने पर देना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बेटा इस अल्पांश के कारण अगर यहाँ पर अपन इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो बेटा वो बेटा मान लो उसको मैंने dV2 मान लिया, कितना आने वाला है μ0/4 तो नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। बेटा अगर इस अल्पांश में धारा I बह रही है तो बताओ इसमें कितनी प्रवाहित होगी, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। अगर इसमें I है तो बेटा इसमें भी I है क्या, दैट मींस ये तो धारा I आ गई। अच्छा इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, अगर ये मेरा dl लंबाई का तो ये भी कितनी लंबाई का बेटा, ये भी dl लंबाई का हो गया, पक्का। बेटा यहाँ पर अपन साइन थीटा मान लेते हैं। और बेटा दूरी की बात करें तो यहाँ भी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, r² हो जाएगी। वापस चेक करो थीटा का मान, अगर वापस से बेटा थीटा को चेक करना तो कैसे बनाओगे, देखो ये आपका वापस से डायग्राम है, देखिए आपको सब बच्चों को डायग्राम, ये हमारा ऊपर वाला ये भी था और नीचे वाला कौन सा a' b' है। चेक करो ये अल्पांश आपको बेटा देखो ये एरो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरो सब दिख गया सब बच्चों को। अगर ये एरो है तो बताओ इस एरो के और इस रेखा के बीच में कोण कितना दिख रहा है आप लोगों को, इस एरो और इस रेखा के बीच में कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। वापस कितने का बेटा 90 का हो गया। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो बताओ dV2 कितना बन जाएगा बेटा μ0/4 dl/r²। ये बन गया मेरा समीकरण नंबर दूसरा, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जितना चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान ज्ञात किया और वो आया बेटा μ0/4 dl/r², ठीक है। अच्छा ये बेटा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर आप ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गौर से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा आपको एक चीज दिख रही है क्या कि dV1 बराबर है किसके dV2, यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश ने उत्पन्न किया है बिंदु P पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश ने उत्पन्न किया है बिंदु P पर। दोनों के परिमाण बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, बराबर हैं, मान बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं कि बेटा अगर ये dV1 बराबर dV2 है तो चेक करते हैं कि जो दिशा आने वाली है वो दिशा का क्या है, क्योंकि बेटा dV1 की मान तो हमने इधर दिशा ऐसे लेकर ली। अब बात करते हैं dV2 की दिशा किधर आने वाली है, तो चेक करो dV2 की दिशा के लिए वापस से बेटा मेरे पास वो सेटअप है, ठीक है। चेक करो बेटा यहाँ से गौर से देखो कि ये जो ऊपर वाला अल्पांश था वो तो AB वाला था, ठीक। और इसकी दिशा बेटा कैसे आई थी, इसकी दिशा कुछ ऐसे आ रही थी लंबवत, कुछ ऐसे बाहर की तरफ, जैसे आपको दिख रहा है ना ये वाला कुछ ऐसे जा रही थी। अब नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाले में वापस वही बात करो बेटा कि अपनी उंगलियां रखो किधर, इधर रखनी है dl की दिशा में और घुमा के लेके आना बेटा किधर, ये कौन है मेरा नीचे वाले एलिमेंट के लिए, ये तो हमारा dl वेक्टर हो गया। जो आपको एरो का चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ये नुकीला सिरा दिख रहा है, ये किधर बता रहा है, क्योंकि बेटा धारा मेरी ऐसे बह रही है ऐसे, और अगर धारा ऐसे आ रही है तो बताओ इस वाले सिरे पर यहाँ इस एलिमेंट पर जो अल्पांश की दिशा होगी वो वही होती है जो धारा की दिशा होती है। और बेटा धारा हमेशा चेक करो यहाँ स्पर्श रेखा खींचो तो देखो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जाने वाली है क्या, और ये कौन हो गया मेरा, ये आर वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, ये dl वेक्टर हो गया। और दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करना बेटा, आपको ऐसे घुमाना है, ऐसे यानी ऐसे घुमा के लाओगे तो चेक करो अंगूठा कुछ टेढ़ा जा रहा है, यानी वापस से जो दिशा आने वाली है वो dl वेक्टर और r वेक्टर से बनने वाले तल के लंबवत आने वाली है। dl वेक्टर एवं r वेक्टर बेटा इन दोनों, ये जो तल बनेगा गौर से देखो, तल हमारा कौन सा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा तल बेटा, ये वाला तल प्लेन जो दिख रहा है ना ये वाला, ये तल बनने वाला है हमारा, इस तल के लंबवत आएगी, यानी वो इस रेखा की भी लंबवत होगी और इस रेखा की भी लंबवत होगी। तो चेक करो वो दिशा बेटा, ये लंबवत वाला डायग्राम नहीं है, ये तो किस, ये जो आपको लाइन दिख रही है वो अक्ष के लंबवत है। अगर यहाँ बनाएंगे तो बेटा देखो कुछ लंबवत ऐसे जाने वाली है, देखिए आपको कुछ आइडिया करो तो ये लंबवत बेटा कुछ ऐसे आ रही है, देखो ऐसे जा रही है कुछ टेढ़ी में सी। बोर्ड पर देखो एक बार सारे बच्चे, बेटा सब बच्चों को ध्यान बोर्ड पर, क्या कुछ ऐसे जाने वाली है क्या, देखो टेढ़ी कुछ ऐसे जाने वाली है, क्योंकि ये जो दिशा आएगी बेटा जो मार्कर है आपका वो इस रेखा के, इसके ये जो लाइन दिख रही है आपको वो अक्ष के लंबवत है, हमें इस आर के लंबवत लेकर है, और के आर के लंबवत बेटा जो दिशा आएगी वो कुछ इस प्रकार से आने वाली है, कुछ ऐसे ये बनेगी बेटा मेरी dV2। यानी कुल मिला के dV1 बेटा एक बार वापस देख लो मेरी तरफ, सारे बच्चे इधर देखो, ये AB था, ये मेरा R वेक्टर था उसका, इसके लंबवत मेरा बना बेटा dV1, ठीक है। ये नीचे वाला A' B' था,
ये मेरा आर वेक्टर था और इसके लंबवत बेटा ये बना मेरा कौन सा, dv2। तो एक तो dv1 ऐसे चला गया और dv2 ऐसे चला गया, क्योंकि जो दिशा आती है बेटा वो आर वेक्टर एवं dl से बनने वाले तल, बेटा तल ही बन रहा है कुछ इस प्रकार से, और ये तल ऐसे जाएगा और इस तल की लंबवत बेटा कुछ एक तो हमें ऐसे मिलेगी, और इस तल के जो ये तल बन रहा है उस तल की लंबवत बेटा हमें कुछ ऐसे मिलेगी। ठीक है, आई थिंक होप करता हूँ बेटा आपको सारी चीजें क्लियर आई हो। ओके, अब बात करते हैं कि सर ये हमने क्या बोला कि परिमाण समान है, दिशा आपकी अलग अलग आ रही है। दिशा कैसे आ रही है, अलग अलग आ रही है। अब चेक करो बेटा, अगर मैं इस कोण को अल्फा मान लूं तो चेक करो बेटा, ये अल्फा है तो फिर ये भी कितना होगा, अल्फा है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का बेस है, कि इन दोनों ट्रायंगलों को गौर से देखो तो जितना बेस है उतना ही परपेंडिकुलर है, जितना आधार है उतना ही लंब है, उतना ही कर्ण है। तो दैट मीन्स दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम में अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है क्या, बढ़िया। अब एक चीज और देखो गौर से कि बेटा अब इस रेखा के बीच में ध्यान से देखना, इस रेखा के बीच में ये एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। यानी अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाऊं आपको थोड़ी सहूलियत के लिए, बेटा ऐसे बनाओ तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितने कोण है हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, कितने का हो गया, इस वाली रेखा में और इस वाली, ये बेटा डॉट डॉट वाली ऐसे ऐसे बना लो, इन दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर ये कोण कितने का बेटा, ये मेरा अल्फा है। क्लियर है क्या, तो बताओ फिर ये कोण कितना बनेगा, ये वाला बेटा ये 90 माइनस के अल्फा बन जाएगा क्या। क्लियर है क्या। अच्छा, अब एक हमारी ये और जा रही है इधर से, चेक करो ये वाली एक इधर से हो जा रही है dv1, और हम जाता हमें पता बेटा ये dv1 जो है क्या वो इस वाली रेखा के लंबवत है क्या, यानी इन दोनों के बीच जो कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितने का है, ये भी तो 90 डिग्री का है। सब पूछो अगर ये 90 का है टोटल और उस 90 में से मैंने क्या किया, इस वाले को कम कर दूं तो क्या ये वाला कोण मिल जाएगा मेरे को। और कितना बेटा ये इसका मान कितना है, 90 माइनस के अल्फा है। तो चेक करो 90 से 90 कटेगा और माइनस माइनस कर देगा प्लस, दैट मीन्स ये भी कितना बन जाएगा हमारा, अल्फा बन जाएगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना बन जाएगा, ये भी अल्फा बन जाएगा। और उसी प्रकार से अगर ये अल्फा है तो फिर ये भी कितना बन जाएगा हमारा, अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आया होगा कि क्यों ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब बात ऐसी बेटा अपन चेक करना चाह रहे हैं कि हम गणना कैसे करें, हम इतना कर क्यों रहे हैं। सवाल ये आना चाहिए कि सर आप इतना कर क्यों रहे हो, एक एलिमेंट के लिए आ गया था, काम का सारा चीजें उसी का समाकलन कर देते, कर तो देते, लेकिन बेटा ये दिशाएं गड़बड़ कर रही हैं। अब चेक करो, अगर इन दिशाओं को गौर से देखो बेटा, अब यहाँ से यानी इस dv1 ने इस अक्ष के साथ में ये जो रेखा है जो अक्ष के लंबवत है उसके साथ में अल्फा कोण बना दिया। तो अगर मैं इसके एलिमेंट करूँ बेटा, घटक बनाऊँ तो ये कितना बनेगा, जिसके साथ में, यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई शख्स आपका ए वेक्टर कोई सदस्य जिसके साथ में कोण बनाता है वो वाला उसका एलिमेंट जो आता है कंपोनेंट आता है बेटा वो कॉस वाला आता है क्या, और उसके जस्ट लंबवत कितना आता है बेटा हमारा, साइन वाला आता है। पता है ना आप लोगों को, अगर कोई वेक्टर किसी के साथ में कोण बनाता है तो उस अक्ष के साथ में बनने वाला घटक कॉस वाला होता है और इसके लंबवत कितना आता है बेटा, साइन वाला आता है। तो चेक करो जो dv1 आपको डायग्राम में दिख रहा है वो किसके साथ में कोण बना रहा है बेटा, इसके साथ में बना रहा है। तो इसका जो एलिमेंट आने वाला घटक आएगा वो dv1 cos अल्फा जाएगा। और इस लाइन के यानी इस लाइन की लंबवत कौन सी लाइन बनेगी बेटा, कुछ ऐसी बन जाएगी क्या, यानी ये बनेगा मेरा dv1 sin अल्फा बन जाएगा। क्लियर है, ये तो बन गया बेटा dv1 cos अल्फा और ये बन गया dv1 sin अल्फा। उसी प्रकार से ये dv2 बेटा इस लाइन के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, तो dv2 का ये वाला जो घटक बनेगा वो कौन सा आएगा, cos वाला आएगा। तो ये बनेगा dv2 cos अल्फा। और इसके लंबवत जो घटक है बेटा, इस दोनों के लाइनों के बीच में 90 डिग्री कोण है, तो इसके लंबवत जो घटक बनेगा वो कितना बनेगा, dv2 sin अल्फा। क्लियर है, हमने क्या किया, हमारी जो दिशाएं पहले फैली हुई पड़ी हुई थी, कोई ऐसे भाग रही थी कोई नीचे भाग रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि भाई नेट आपका टोटल कैसे निकाला, नेट कैसे निकाला। इसलिए उन दिशाओं को सेम करने के लिए हमने सबसे पहले उनको एलिमेंट बना लिया, घटकों में तोड़ लिया, कंपोनेंट बना लिया। और कंपोनेंट बनाया तो बेटा पता चला कि कुछ कंपोनेंट तो हमारे अक्ष के लंबवत आ रहे हैं और कुछ घटक ऐसे हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमारे अक्ष की दिशा में आ रहे हैं। तो चेक करो इस अक्ष के बेटा जो अक्ष वाला था ये हमारा अभी भी, ये कौन है बेटा, ये हमारा बिंदु P है और ये हमारी कौन थी, ये अक्ष थी। चेक करो ये आपका एक एलिमेंट हो गया dv1 cos अल्फा और एक हो गया dv2 cos अल्फा। गौर से देखो क्या बेटे दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, कैसे हैं दोनों, एक दूसरे के
विपरीत हैं, और अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो हमें पता चल गया कि भाई ये दोनों के दोनों माइनस होने वाले हैं। और एक बार मान चेक कर लेते हैं। देखो dv1 बराबर है dv2 के, तो dv1 बराबर हो गया dv2 के, पीछे कॉस अल्फा लिखा हुआ, यहाँ भी कॉस अल्फा लिखा हुआ। दैट मीन्स दोनों के दोनों जो d यानी चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपोनेंट घटक हैं वो दोनों परमाणु में कैसे हैं, बिल्कुल समान हैं, जबकि दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। इसलिए क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इफेक्ट को खत्म कर देंगे। क्योंकि दो समान परमाणु के अगर दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो बेटा उनका जो नेट आता है वो कितना आता है, 0। अच्छा, अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र दिशा में बेटा, सॉरी अक्ष की दिशा में क्या हुआ, तो ये जो मिला हमें dv1 sin अल्फा और dv2 sin अल्फा, बेटे दोनों के दोनों हमारे अक्ष की दिशा में ही मिल रहे हैं। और अगर दो सदिश समान दिशा में हैं तो वो जुड़कर हमें क्या देते हैं, नेट चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि बेटा मैंने अभी जो गणना की थी वो कितने घटकों के लिए की, सॉरी कितने अल्पांशों के लिए की है, 2 अल्पांशों के लिए। कितने के लिए बेटा, 2 अल्पांशों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ऐड कितने का हुआ, 2 का हो गया। अगर मान लो मैं इसी प्रकार के, ये तो एक पेयर हो गया, चेक करो, यहाँ 1 था, ये 2 था, तो बेटा 2 आ गए। एक इधर ले लेता हूँ, इसके जस्ट विपरीत एक इधर लेता तो बेटा 2 इसके, 2 बेटा 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ कितने मिल जाते, मुझे 4 मिल जाते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर अल्पांश जो है इसके पास वो अपना एक घटक हमारे अक्ष के अनुदिश हमें दे रहा है। यानी अगर मैं इसमें से, यानी इस पूरे लूप में से अगर मैं 1000 अल्पांश काट लूं तो बेटा ये dv sin अल्फा जो बनने वाला है वो कितनी बार आएगा, 1000 बार आएगा। क्योंकि dv1 और ये dv2 बेटा देखो दोनों परमाणु में बिल्कुल बराबर है, और इसको मैं मान लो कुछ dv मान लो, तो दैट मीन जितने भी अल्पांश आएंगे उन सभी के लिए परमाणु समान आने वाला है, ठीक है। और चूंकि लंबवत घटक कटते चले जाएंगे, बचेंगे कौन से, अक्ष के अनुदिश वाले, वो अब सारे जुड़ते चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि जोड़ना अगर हो तो अपन जोड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे कि dv समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि dv1 बराबर हो गया dv, दैट मीन्स परमाणु समान हो गए, जबकि दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। अब आगे क्या लिखोगे बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को, सुनो ढंग से, आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक ब्रैकेट में dv1 cos अल्फा एंड dv2 cos अल्फा परमाणु में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। परमाणु में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि आपके जो क्षैतिज घटक हैं dv1 sin अल्फा और dv2 sin अल्फा समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की, परस्पर जुड़कर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करते हैं। अतः इसके बाद इतना लिखने के बाद अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बेटा मैंने अभी क्या बोला कि एक अल्पांश अपना एक घटक इधर दे रहा है। अगर 10 अल्पांश है तो 10 देंगे, अगर 100 हैं तो 100 देंगे। अगर इसको हमने 1000 में तोड़ लिया तो 1000 देंगे। अगर हमने 5000 बना रखे हैं तो ये 5000 आने वाला है। और जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर मुझे टोटल निकालना तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा अपन, सिंपल सी बात है, समाकलन कर देते हैं। किसका, किसी एक घटक ले लो और उस घटक का कर दो समाकलन। किसके लिए, पूरी कुंडली के लिए। तो क्या लिखोगे बेटा, b बराबर है, एक घटक कितना मिला बेटा हमें, एक घटक का कितना परमाणु हो गया dv, क्योंकि बेटा ये b1 और b2 दोनों समान थे, जिसको मैंने dv मान रखा है, तो एक का हो गया बेटा dv। और बेटा कितना साथ में लिखा है sin अल्फा, और क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो। कहाँ से कहाँ तक, मान लो आपका 0 से हमने तोड़ना शुरू किया और इस टोटल कुंडली की लंबाई को देखें तो बेटा पूरे तार को अगर देखें तो कितना होता है, इसकी परिधि के बराबर है। और जो परिधि कितनी है हमारी 2πr की, ठीक है। यानी हमने जो अल्पांश तोड़ना शुरू किया था, अगर मैं इसको 0, इस बिंदु को 0 मान लूँ बेटा, यहाँ से चेक करो टोटल लंबाई कितनी बनेगी इस तार की, इसकी परिधि के बराबर। वो परिधि कितनी हमारी 2πr की है, पक्का। और देखो बेटा सारी वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेकर 2πr, चेक करो।
बेटा डी भी कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था वो कुछ ऐसे आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसे आ रहा था क्या? तो बेटा पुट करते हैं अपन, तो बनेगा आई डी एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर का देखो मान, आर का मान रखा हुआ है, तो ये बनेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर बेटा कितना स्क्वायर, और साथ में बेटा क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा। क्लियर है? ओके। अब एक चीज सोचो बेटा, ये साइन अल्फा का मतलब कुछ, ये अल्फा हमने खुद माना है, ये अल्फा हमारे द्वारा माना गया कौन था, और जो पैरामीटर हम मानते हैं बेटा वो कभी भी हमारे डेरिवेशन में उपयोग नहीं होते हैं, हमें उनके मान ज्ञात करने होते हैं। तो सबसे पहले आप इस अल्फा का मान ज्ञात करो। तो बेटा कोई भी त्रिभुज ले लो, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो। तो मैंने लिखा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेटा आपका यहाँ से ले लेते हैं बेटा, ये मान लो आपका कुछ इस बिंदु को अपन एम मान लेते हैं, तो पी ओ एम में बताओ साइन अल्फा क्या होगा बेटा? साइन अल्फा लंब बटे कर्ण होता है बेटा। इस त्रिभुज में चेक करो, इस वाले त्रिभुज में, तो ये हमारा कौन बन गया? आर तो बन गया लंब, और कर्ण कौन सा बेटा? ये आर है, और आर का मान कितना है आपका? आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा? रूट है, और रूट का मतलब कितना होता है? 1/2 पावर। सही है। और अगर ये साइन अल्फा की वैल्यू है तो बेटा ये साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो देखो कितना बनेगा बी, तो दैट मीन्स बी बनेगा बी बराबर 0 से लेके 2 पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सही है, आई डी एल बटे बेटा चेक करो स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्या, तो आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 1 बन जाएगी। और बेटा कॉस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है आर अपॉन कितनी बेटा? आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, कुछ ऐसे बनना चाहिए। ठीक है। और अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो बेटा क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल दो, उन सारी टर्म्स को बाहर निकालो, और कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालेंगे तो बी का जो मान आएगा चेक करते बेटा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, ऊपर चेक करते बेटा ये आई आपका, ये क्या है? ये आई है, इसको बाहर निकालें क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ना, तो सॉरी आपका आई बाहर आ गया, और आई के साथ में आर भी दिख रहा है, तो बेटा ये आई आर को साथ में निकाल लेते हैं, आई आर हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया। और चेक करो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जिसको बेटा हमें जो डेरिवेशन करना है, जो इंटीग्रेशन करना है बेटा, वो किसका करना है? इस एलिमेंट का करना है। परिधि पर जो चेंज आ रहा है वो परिधि पर आ रहा है, जो जहां दिख रहा है डीएल, इस डीएल के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट हो, सभी को बाहर निकालो। तो चेक करो ये ब्रैकेट एक बार यहाँ आ रहा है और आधी बार यहाँ आ रहा है, और एक में आधा जोड़ेंगे बेटा कितना बनता है? कितना बनता है? एक में आधा जोड़ेंगे तो 1 पावर, ये हम जानते हैं कि जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो बेटा कितना बनेगा? 3/2, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीएल, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा था वो किस में हो रहा है? डीएल में। हो सकता है कोई बच्चा बड़ा एलिमेंट ले ले, हो सकता है कोई बच्चा छोटा एलिमेंट ले ले, बाकी सारी चीजें डायग्राम में जैसी थी वैसी रहेंगी। जो बदलने वाला है वो हमारे एलिमेंट की अल्पांश की लंबाई बदलने वाली है, बाकी सारी चीजें डायग्राम में जैसी है वैसी रहने वाली है। ठीक है। और घटा गणना करें तो बेटा देखो म्यू का मान कितना आएगा? बी का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बनेगा बेटा आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ये चेक करो इंटीग्रेशन कितना होगा डीएल का? ये एल बन गया, ये 0 से लेके हो गया 2 पाई आर। ठीक है। लिमिट लगाना आप जानते हो, तो बताओ वी का मान कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा लिमिट लगाएंगे तो एक बार तो बनेगा 2 पाई आर और एक बार बनेगा 0, तो 0 को कोई मतलब बनते नहीं है, तो कितना आ गया? 2 पाई आर आ गया। और चेक कर देखो 2 से ये 4 2 बार कट गया, और पाई से पाई कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा कि बी बराबर, देखो म्यू नॉट अपनी जगह पर है बेटा, आई अपनी जगह पर है, और देखो आर और एक आर, ये आर स्क्वायर हो गया क्या अपॉन में, नीचे कितना बचा बेटा? एक तो 2 बचा, और एक बना हमारा आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आता है हमारी कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, कि बिंदु ओ से केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए तो उसका मान आता है बेटा b बराबर म्यू नॉट आई बटे आर, सॉरी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। और अगर अपन दिशा की बात करें तो सारे के सारे एरो, सारे सदस्य बेटा दूर भाग रहे हैं, तो दिशा कैसे आएगी बेटा? अक्ष से दूर जा रही है,
अगर ये दिशा कैसी है बेटा, अगर ये चुंबक क्षेत्र मेरा कैसा है, वामावर्त दिशा में है तो दूर जाएगी, और अगर ये कैसा आ जाए, दक्षिणावर्त आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाए, तो बेटा कैसी आ रही होगी, वो अंदर आ रही होगी। बस इतना सा, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लो इसके अंदर, अगर पड़ी रहे तो एक चीज और करो कि बेटा मान लो कि यदि x बराबर 0 हो जाए, x 0 का मतलब क्या होगा बेटा, अपन कहाँ आ गए, केंद्र पर आ गए, यानी कुंडली के केंद्र पर बात करते हैं, क्या बनने वाला है, कुंडली के केंद्र पर। कुंडली के केंद्र पर देखते हैं बेटा क्या बनेगा, कुंडली के केंद्र पर ये बेटा बिंदु P चलते चलते यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होते होते बेटा यहाँ पहुंच जाएगा क्या, और जैसे ही बिंदु यहाँ पहुंचेगा तो बेटा x का मान कितना हो जाएगा, 0। और x का मान अगर 0 है तो बताओ b का मान कितना बनेगा, μ0I/r², और बेटा नीचे 2 है, और ये r² बेटा हो गया 0 हो गया, और ये बेटा 3/2 हो गया। सही है। और चेक करते हैं बेटा कुछ क्या बोलने वाला है, ये बनेगा b बराबर μ0I/r²/2, बेटा r² की पावर कितना, 3/2, और देखो ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, तो बनेगा μ0I/r²/2 r⁻3, कुछ ऐसे बन जाएगा। r की पावर कितनी होगी बेटा, 3 हो गई, और अगर r की पावर 3 की बात करें तो बेटा 2 पावर खत्म हो जाएंगे, तो बताओ v का मान कितना आएगा, μ0I/2r, यानी ये आता है हमारी कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, जिसको अपन अलग तरीके से और करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो हमने डायग्राम बनाया वो आपकी समझ में आया, जो गणना की वो समझ में आई। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले dV1 और dV2 के वैल्यू निकालनी है, दोनों को चेक करना है कि परिमाण में समान मिल रहे हैं क्या, इसके बाद उनके एलिमेंट कर दो। बेटा अपन ने कंपोनेंट्स और एलिमेंट नहीं कंपोनेंट करने हैं, उनके कंपोनेंट करना मस्ट है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि बेटा अभी जब dV1 और dV2 को जब हमने सेपरेटली देखा तो इनकी दिशाओं में कोई संबंध नहीं था, इसलिए हमने जब इनके घटक बना दिए तो अब घटक बनाने के बाद दिशाओं में संबंध आ गया कि 2 दिशाएं तो कैंसिल आउट हो गई और 2 दिशाएं हमारी जुड़ गई। और इसके बाद हमने क्या किया, टोटल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सारा इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास मान आ गया, कितना आता बेटा, हमारे पास मान आया था कि b बराबर μ0I/r/4π√r² x² प्लस r² प्लस x² पावर 3/2। ठीक है, तो आज के लिए कोशिश है बेटा, आशा है कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जिस पोर्शन में दिक्कत है वहाँ से वापस से आप इस वीडियो को रिवाइंड करो और वापस वहाँ पहुँचो, दोबारा से समझो। इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये dV1 dV2 ये समझ में नहीं आती हैं, ये अल्फ़ा अल्फ़ा समझ में नहीं आते, बच्चे इसको रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, इन चीज़ों को समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस से किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।